नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश के उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार के विरोध में ये प्रदर्शन लखनऊ में छात्रों ने किया है। झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। जो बड़ी खबर आ रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लखनऊ में आवाज उठाई है। जीपीओ प्रदर्शन के बाद हजरतगंज चौराहे पर यह पुतला फूंका गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन को लेकर के मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। ये देखिए, जरा तस्वीर आपको दिखा दें। झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारी एबीवीपी के कार्यकर्ता जीपीओ प्रदर्शन के बाद हजरतगंज चौराहे पर नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। जो झारखंड में छात्र आज 18 दिनों से आंदोलनरत हैं, उसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसके समर्थन में ये मांग उठाई जा रही है। एबीवीपी के द्वारा ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द छात्रों को वहां पर जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी मांग है, वो पूरी हो। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर के ये आप देखिए जरा किस तरह से नारेबाजी लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। राजधानी लखनऊ में जीपीओ पर प्रदर्शन के बाद हजरतगंज पर भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन हुआ है। रमन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। रमन, बताइए जरा क्या जानकारी। बिल्कुल, आपको बता दें कि एबीवीपी ने हजरतगंज के में जो झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, झारखंड सरकार के प्रतिनिधियों का पुतला फूंका और छात्रों का सांकेतिक प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि जिस तरीके से झारखंड में सरकार हिटलरशाही कर रही है, छात्रों का आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही है, पेपर लीक के मुद्दे से भाग रही है और छात्रों की सुनवाई नहीं कर रही है, वो सरासर तानाशाही का संकेत है। और अगर ऐसे ही रहा तो पूरा विद्यार्थी परिषद वहां पहुंचेगा और छात्रों के लिए लड़ाई लड़ेगा और सरकार से लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि सरकार छात्रों की आवाज सुनने की जगह उनका विरोध कर रही है, उन पर लाठी चलवा रही है, हिटलरशाही दिखा रही है। रमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ में। देखिए किस तरह से एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी एबीवीपी के जो छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए झारखंड में छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए नारेबाजी की गई है। बढ़ेगा कि यूपी के हापुड़ से खबर मिल रही है। हापुड़ न्यायालय में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गवाही देने पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में उनके बयान दर्ज किए गए हैं। गवाही पूरी होने के बाद ओवैसी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच न्यायालय परिसर से बाहर निकले और मीडिया से दूरी बनाकर के रवाना हो गए। ओवैसी की सुरक्षा को देखते हुए कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल 3 फरवरी को आपको बता दें कि 2022 को 3 फरवरी को हापुड़ के पिलखुआ में ओवैसी के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था और इसी मामले में अदालत में उनकी गवाही दर्ज की गई थी। गवाही के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच ओवैसी को न्यायालय परिसर से बाहर ले जाया गया। ये देखिए जरा तस्वीरें हम आपको दिखा दें। फिर ओवैसी पहुंचे हुए थे कोर्ट और इस बीच भारी पुलिस सुरक्षा के बीच ओवैसी कोर्ट में पहुंचे और वहां से वो रवाना हुए मीडिया कैमरों से दूरी बनाते हुए। 2022 में जो पिलखुआ में जो हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, उस मामले में अपनी गवाही देने के लिए इस कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए थे। एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो यहां पर हापुड़ में पहुंचे हुए थे और देखिए किस तरह से भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात रहा। मेहरबा आते आते चुनाव आएगा तो मुसलमान गाड़ी की आगी सीट पर मिलेगा समाजवादी पार्टी की, और चुनाव जाएगा तो पिछली सीट डिग्गी में से भी लात मार के निकाल देते हैं। ये 34 साल तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का दुरुपयोग किया और सियासी डकैती डालने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है, भागीदारी की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। जो भागीदारी नहीं देगा, जो हिस्सेदारी नहीं देगा, अब उस गठबंधन को हम लोग गठबंधन नहीं, उसको हम ठगबंधन मानते हैं। और हमारे नेता ने स्पष्ट किया और आज मैं आपके समक्ष ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी इच्छा है कि मिलकर के बीजेपी को हराएं,
सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोके और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। अब ये उन लोगों को तय करना है कि जो लोग दुर्योधन वाला अहंकार पाले हुए हैं। याद रख लीजिए, बिहार में हमने 6 सीट मांगा था, यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार अपनी आबादी के अनुपात से कम हम लोग मांग रहे हैं। पढ़ेंगे कि यूपी में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन ने 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। ज्योति राय अपर आयुक्त बनी हैं। आजमगढ़ मंडल की अपर आयुक्त बनाई गई है ज्योति राय। संदीप केला को बलरामपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश चंद्र को नगर मैजिस्ट्रेट बांदा नियुक्त किया गया है। दिव्या ओझा को एडीएम न्यायिक बरेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विनय कुमार सिंह को नगर मैजिस्ट्रेट गोरखपुर के पद पर तैनात किया गया। उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मैजिस्ट्रेट प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निधि पांडे को एसडीएम लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हो गए। पीसीएस अधिकारियों के तबादले। संदीप केला को बलरामपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश चंद्र को मैजिस्ट्रेट बांदा नियुक्त किया गया है। वहीं निधि पांडे को एसडीएम लखनऊ की जिम्मेदारी, दिव्या ओझा को एडीएम न्यायिक बरेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं। 7 पीसीएस अधिकारियों के नाम हैं, उनके वर्तमान में पोस्ट और जो नवीन तैनाती है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, ज्योति राय, संदीप केला, दिनेश चंद्र, दिव्या ओझा, विनय कुमार सिंह, उत्कर्ष श्रीवास्तव और निधि पांडे, ये 7 अधिकारी पीसीएस अधिकारी जिनके तबादले हुए हैं। आप देखिए, अब नवीन कार्य क्षेत्र में इनको भेज दिया गया है। कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। निधि पांडे को एसडीएम लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप देख सकते हैं, उत्कर्ष श्रीवास्तव जो पहले नगर मैजिस्ट्रेट प्रयागराज थे, अब नगर मैजिस्ट्रेट गोरखपुर होंगे। और नगर मैजिस्ट्रेट गोरखपुर थे, अब नगर मैजिस्ट्रेट प्रयागराज होंगे। विनय कुमार सिंह को अब नगर मैजिस्ट्रेट गोरखपुर बनाया गया है। ये तबादला हुआ है। नगर मैजिस्ट्रेट प्रयागराज थे विनय कुमार सिंह पहले, अब इन्हें गोरखपुर की तैनाती दी गई है। वहीं दिव्या ओझा को जिलाधिकारी चंदौली जो थी, उनको अपर जिलाधिकारी न्यायिक बरेली के रूप में तैनात किया गया है। दिनेश चंद्र को उप जिलाधिकारी बुलंदशहर जो पहले थे, अब नगर मैजिस्ट्रेट बांदा के पद पर नियुक्ति इनको दी गई है। वहीं संदीप केला को नगर मैजिस्ट्रेट जो बांदा थे पहले, वो अब अपर जिलाधिकारी बलरामपुर होंगे। और ज्योति राय को जो पहले बलरामपुर की अपर जिलाधिकारी थी, वो अब अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल के तौर पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रिशफल किया गया है। अधिकारियों का रिशफलिंग हुआ है। 7 पीसीएस अधिकारियों के रिशफलिंग की ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं, जो शासन की तरफ से जारी कर दी गई है। और ये सभी अधिकारी अब अपने नए तैनाती पर पहुंच जाएंगे। और इसमें 7 पीसीएस अधिकारी हैं अभी। उससे पहले आपने देखा होगा, इससे ठीक पहले कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, उसके बाद पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, और अब जो है 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। रमन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। रमन, बताइए जरा, 7 पीसीएस अधिकारियों के जो तबादले हुए हैं, क्या संकेत हम माने? बिल्कुल, आपको बता दें कि 7 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ज्योति राय को अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल बनाया गया है। ज्योति राय इससे पहले अपर जिलाधिकारी बलरामपुर में थी। वहीं संदीप केला को अपर जिलाधिकारी बलरामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट बांदा नियुक्त किया गया है। दिव्या ओझा जो कि तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती है, दिव्या ओझा को अपर जिलाधिकारी न्यायिक बरेली बनाया गया है। वहीं विनय कुमार सिंह और उत्कर्ष श्रीवास्तव की भी तैनाती बदली गई है। विनय कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद है, मुख्यमंत्री का जनपद है, क्योंकि वहां जिस तरीके से आए दिन योजनाओं की भरमार रहती है और जिस तरीके से वहां पे व्यवस्थाएं बदल रही हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। और उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज बनाया गया है। प्रयागराज ही महानगर है। और निधि पांडे की बात करें, निधि पांडे जो को लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इन्हें भी महानगर की जिम्मेदारी दी गई है।
इससे पहले भी रबर हमने देखा कि आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, अब 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। जाहिर सी बात है कोई पैमाना जरूर इन अधिकारियों पर तय किया गया होगा, या फिर रूटीन रीशफलिंग है ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये प्रक्रिया है विभागों की ट्रांसफर और नई तैनाती करना, लेकिन इसमें जो आला अधिकारी होते हैं वो एनालिसिस करते हैं कि कौन सा अधिकारी किस क्षेत्र के लिए ठीक रहेगा, किस जिम्मेदारी के लिए ठीक रहेगा, कहां पर किसकी जिम्मेदारी दायित्व पद निभाते हुए ज्यादा समय हो गया है और कौन किसका परफॉर्मेंस अच्छा है जिसे और अच्छी जिम्मेदारी देनी चाहिए और किसका परफॉर्मेंस खराब है जिसकी जिम्मेदारी छोटी करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो कहीं ना कहीं उसका फर्क सीधा जनता पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर के चंदूपुर डेरा के बच्चों और ग्रामीणों के प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। प्रदर्शन की हरकत में आए जिला प्रशासन ने आखिरकार निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। पूरा सरकारी अमला अस्थायी सड़क निर्माण शुरू कराने के लिए गांव पहुंचा। कार्य योजना बनाकर के विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजी। बजट प्राप्त होते ही गांव में शुरू सड़क निर्माण कराया जाएगा। दरअसल कलेक्ट्रेट पहुंच करके हाथों में तिरंगा लेकर के बच्चों ने इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। और देखिए, बच्चों ने जो प्रदर्शन किया था इस मामले में अब एक्शन हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि सड़क निर्माण होगा। जेएनजी आंदोलन के बाद जेएनजी अल्फा ने कैसे प्रदर्शन किया, उसका असर देखिए क्या हुआ है। त्वरित रूप से अब ये कहा जा रहा है कि जो सड़क है उसका निर्माण होगा। ये वीडियो खूब वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, आपने देखी होगी। जेएनजी अल्फा का ये प्रदर्शन जब स्कूली बच्चे पहुंच गए थे कार्यालय में जिलाधिकारी के, और ये मांग करते हुए कि हमारे गांव की जो सड़क है उसे पक्की की जाए, ताकि जो हजारों बच्चे जाते हैं स्कूल उन्हें जाने में आसानी हो, शिक्षा लेने में उन्हें आसानी हो, कोई परेशानी ना हो। खास करके मानसून के समय में, बारिश के समय में जो कच्ची सड़क है तालाब बन जाती है, बच्चे कैसे स्कूल जा पाएंगे। तो ये जेएनजी अल्फा का प्रदर्शन है, आप देखिए। और जेएनजी अल्फा का प्रदर्शन ऐसा कि जिला प्रशासन घुटने पर आ गया है और सड़क निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। हाथों में तिरंगा लेकर के बच्चों ने प्रदर्शन किया था। ये तस्वीरें काफी सुर्खियों में रही, सुर्खियां बटोरी थी। प्रशासन वहां पर रोकना चाहा, लेकिन बच्चे पहुंच गए थे जिलाधिकारी के पास और उनसे मांग की गई थी कि जल्द से जल्द उनके गांव की सड़क जो है वो निर्माण कराएं जिलाधिकारी। और अब उनके गांव की सड़क बनेगी। निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दिया गया है। हरकत में अब प्रशासन आया है। इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी दीपक यादव जुड़ गए हैं। दीपक, बताइए जरा, प्रशासन हरकत में आ गया है, सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। पर स्थित है, फिर भी आजादी के बाद से उसे सड़क नहीं मिली थी, जिसको लेकर के बच्चे और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और पूर्व में भी कई प्रदर्शन कर चुके थे, जिससे उन्हें आश्वासन पे आश्वासन मिलता था। लेकिन इस बार का प्रदर्शन जमीन पर उतरता दिखा और बच्चों के तिरंगा लेकर कलेक्टर में पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत पे आया और अस्थायी निर्माण शुरू कराया और प्रशासन को कार्य योजना में डालकर प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर दी है। जल्द ही पक्की सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। प्रशासन हरकत में आ गया है और प्रशासनिक अधिकारियों ने मंजूरी दे दी है। जिलाधिकारी की तरफ से इस मामले में संज्ञान लेते हुए मंजूरी दे दी गई। दीपक, बहुत शुक्रिया। प्रशासन की तरफ से यह कह दिया गया है कि अब इस गांव में जल्द ही सड़क का निर्माण होगा, हरी झंडी दे दी गई है। और ये देखिए किस तरह से प्रदर्शन जो बच्चों ने किया था वो रंग लाग दिया है और ये प्रदर्शन बच्चों की मांग मान ली गई है। वहीं लखनऊ में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने के लिए एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी लगातार आवासीय और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को किफायती दर पर घर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं शारदा नगर विस्तार और अनंतनगर में भी किफायती आवास को लेकर के बड़े प्रोजेक्ट सामने आए हैं। हालिया मंजूरी के बाद करीब 2640 सस्ते फ्लैट विकसित करने की योजना है।
इनमें अदिति अपार्टमेंट और बागेश्वरी अपार्टमेंट जैसी आवासीय योजनाएं शामिल है। सड़क, पुल और ग्रीन कॉरिडोर परियोजनाओं के साथ इन योजनाओं से राजधानी के विस्तार और आवास की जरूरत को नई गति मिलने की उम्मीद है। तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी लगातार लोगों को किफायती दामों पर फ्लैट दिलाने के लिए आवासीय प्रोजेक्ट इस वक्त लॉन्च कर रही है। शारदा नगर और अनंत नगर में सस्ते फ्लैट के मॉडल जो है वो तैयार किए जा चुके हैं और बहुत जल्द ही करीब 2640 किफायती आवासीय फ्लैट लोगों को सौंपी जाएगी, बनाई जाएगी। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं। लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण लोगों को सस्ते दामों पर किफायती और आवासीय फ्लैट शहर के अंदर मुहैया करा रही है। और एक और परियोजना लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस वक्त धरातल पर उतारने की तेजी से कोशिश की जा रही है। करीब 2640 फ्लैट जो है वो जल्द ही निर्माण उनके हो जाएंगे और लोगों को दे दिए जाएंगे। शारदा नगर और अनंत नगर में अनंत नगर में ये फ्लैट होंगे जो निर्माण होंगे। विकास को नई रफ्तार देने में एलडीए की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है। कई प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतारे जा रहे हैं। सरदार पटेल आवासीय योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जो लाभार्थी थे उनको अलॉटमेंट लेटर दिया था, तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि हम लोग को और लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाना है, अफोर्डेबल हाउसेस बनाने हैं। उसी के क्रम में हमारे द्वारा 4 नए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स का प्रारंभ किया गया है। तो उसमें से 2 स्कीम्स है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति भी मिल गई है। एक हम लोग अद्विती अपार्टमेंट्स बना रहे हैं यहाँ मोहान होम स्कीम में। यहाँ पे करीब 1329 फ्लैट्स रहेंगे जो कि अफोर्डेबल 1 BHK भी होंगे और 2 BHK भी होंगे। 1 BHK जो होगा वो 9 लाख के कम से कम का होगा और 2 BHK जो होगा 1 BHK जो 9 लाख है इसमें 2.5 लाख की सब्सिडी भी भारत सरकार और केंद्र सरकार से मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण 4 प्रधानमंत्री आवास की योजना बनाकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें 2 योजनाओं पर हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें कि मोहान रोड पर लगभग 1350 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे, तो वहीं शारदा नगर योजना में जो एक्सटेंशन है उसमें लगभग 1300 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के लगभग 2700 प्रधानमंत्री आवास लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाने जा रहा है, जिसमें 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट होंगे और 2 लाख रुपया जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है उसका लोगों को लाभ मिलेगा। और यह योजना जल्दी से जल्दी इसकी लखनऊ विकास प्राधिकरण शुरुआत कर देगा। वहीं अगर बात करें गोमती रिवर फ्रंट की, तो गोमती रिवर फ्रंट पर 700 मीटर तक ग्रीन कॉरिडोर के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट करने जा रहा है, जिसको PPP के मॉडल पर बनाया जाएगा। और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि वहां पर जब आम जनता जाएगी वहां के लिए इस तरीके से रुपया आएगा। यूपी के फरुखाबाद में धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कई स्कूलों के बच्चे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। डीजे पर देशभक्ति गीतों पर लोग झूमते हुए दिखाई दिए। जहां जहां तिरंगा निकाली गई यात्रा वहां जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चौक घंटा घर और नगरपालिका अध्यक्ष सहित 12 लोगों ने तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। फरीदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये तस्वीरें फरुखाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा भव्य रूप से निकाली गई है। इस पूरे तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया और जो आम नागरिक हैं फरुखाबाद के उन्होंने भी हिस्सा लिया। साथ ही साथ महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला है और तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का एक अलग रंग देखने को मिला है। चौक चौराहों से गुजरते हुए इस तिरंगा यात्रा पर लोगों ने पुष्प वर्षा की है, स्वागत किया तिरंगा यात्रा का। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर के स्कूली बच्चों सहित निवासियों ने, फरुखाबाद के निवासियों ने तिरंगा यात्रा के साथ देशभक्ति के साथ इस तिरंगा यात्रा को भव्य रूप से निकाला है। तो बच्चों में देशभक्ति का जोश तो दिखा ही, आम लोगों में भी देशभक्ति का जोश दिखा और हाथों में तिरंगा लेकर के देशभक्ति नारों के साथ, जयकारों के साथ लोगों ने पूरे शहर का भ्रमण किया है। तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों के बीच देशभक्ति की भावना को ओतप्रोत किया, देशभक्ति की भावना को जगाया है। फरुखाबाद में तस्वीरें
आपको दिखा दें, पूरा फर्रुखाबाद शहर इस वक्त तिरंगा से पटा पड़ा हुआ है। लोगों के हाथों में तिरंगा, जगह जगह घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। तिरंगा अभियान इस वक्त पूरे देश भर में चल रहा है। फर्रुखाबाद में भी लगातार इसी कड़ी में चौक चौराहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसमें स्कूली बच्चे भी प्रतिभाग कर रहे हैं। और ऐसी कड़ी में देखिए, फर्रुखाबाद में ये पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो बीच शहर से गुजर करके पूरे शहर का तिरंगा यात्रा ने भ्रमण किया है, जिसमें लोगों ने अति उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और देशभक्ति के जयकारों नारों के साथ पूरे फर्रुखाबाद का भ्रमण किया गया। बढ़ेंगे आगे। फिरोजाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी पार्क मैदान में शुरू हुई इस यात्रा को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यात्रा में अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर के लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम जयकारे लगाए। यात्रा गांधी पार्क से सदर बाजार होते हुए राधाकृष्ण मंदिर तक पहुंची। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना मजबूत करना है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। तो यूपी के फिरोजाबाद में तिरंगे के साथ पूरा फिरोजाबाद गूंज उठा। देखिए, जयकारों के साथ, देशभक्ति नारों के साथ और जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गुब्बारे छोड़े गए और 15 अगस्त से पहले पूरा फिरोजाबाद तिरंगे से पटा पड़ा हुआ है। जो हर घर तिरंगा का जो अभियान है, ये राष्ट्र का अभियान है। समस्त नागरिक इसमें अपनी सहभागिता तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करें और प्रत्येक घर में जितने भी हाउस होल्ड है, वहां पे तिरंगा एक गर्व के साथ, सम्मान के साथ अवश्य लहराए। और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आयोजन हमारे जनपद में हुए हैं। ये जो तिरंगा रैलियां है, मात्र ये जनपद स्तर से, जनपद मुख्यालय से ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायत। यूपी मैनपुरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ हाथों में तिरंगा लेकर के यात्रा में हिस्सा लिया। जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने राज्य मंत्री का स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलन करके साथ हुई है। इसके बाद अमन इंटरनेशनल स्कूल से तिरंगा यात्रा शुरू होकर कोऑपरेटिव बैंक तक पहुंची। यात्रा में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, जो हमारे स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी में एक जागृति आए, युवा पीढ़ी हमारे जान। वही वाराणसी में भव्य तिरंगा यात्रा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक निकलने वाली कई किलोमीटर लंबी यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और वाराणसी के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह के साथ सभी विधायक और मंत्री शामिल होंगे। तो काशी में तिरंगा यात्रा की तैयारियां पूरी। वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जयकारों के साथ काशी जो है वो गूंजेगी। सारनाथ मंडल के छोटे बच्चों में भी खासा उत्साह है। इसको लेकर के यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी के हरदोई में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। गांधी भवन से शुरू हुई यात्रा कंपनी गार्डन तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर के हिस्सा लिया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़, जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा भी यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पूरा माहौल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश दिया गया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों और देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को भी याद किया गया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सड़क किनारे एक महिला का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू को खंगाल रही है। तो शव को कब्जे में लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले की गहनता से पुलिस जांच में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर के ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस देखिए पहुंची और शव को किस तरीके से बरामद किया गया है और एफएसएल की टीम और तमाम
तमाम जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे। यूपी मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के मलकपुर सेमली में खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। डिलारी क्षेत्र के गांव में 2 लोगों पर हमला करके गंभीर रूप से घायल करने वाला ये तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। खास बात यह है कि बीते 1 सप्ताह में यह लगातार तीसरा तेंदुआ है जो वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। लगातार हो रही घटनाओं के चलते पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और चलिए, देश के उत्तर में बस इतना ही खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।